चलिए, तो न्यू टॉपिक, पॉलीमर्स। तो आज हम देखेंगे पॉलीमर्स। छोटा चैप्टर है एक, ठीक है। और इसमें रिएक्शंस, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स आपको यहां पर नजर आएंगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मतलब सिमिलर सिमिलर आपको मैकेनिज्म्स यहां पर मिलेंगे, रिएक्शंस मिलेंगे। मतलब इनको लर्न करना आसान है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है बस। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी। मर फ्रॉम मैरिक, मैरिक मतलब वेट, ओके। मैनी मैरिक, अपने को डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया तो ऐसा लगता है कि मैनी वेट, लेकिन एक्चुअली ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स है, इसलिए इनको पॉलीमर्स कहा जाता है। और एक्चुअल डिफाइन करते हैं हम इसको तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहां पर देखिए इथीन, क्या लिया है, इथीन। इथीन इज अ मोनोमर। इथीन क्या होता है, मोनोमर। व्हाट इज अ मोनोमर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड मोनोमर। किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब इथिन गैस है, सिलेंडर में इथिन है तो कई मॉलिक्यूल्स है। अगर आपने 1 मोल इथिन लिया, 1 मोल इथिन मतलब कितना, कार्बन 2, 12 12 24, 4 हाइड्रोजन, 28 ग्राम। 28 ग्राम अगर आपने इथिन लिया, मतलब वहां पर 22.4 लीटर इथिन गैस है, समझा आपको। और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने इथिन के, 6.023 इंटू 10⁻23। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। उसमें से एक मॉलिक्यूल को पकड़ के बाहर निकाला आपने, निकाल सकते नहीं, ऐसा समझने का। वो एक मॉलिक्यूल को जो आपने बाहर निकाला, वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, उसी को कहते हैं मोनोमर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट जो रहता है उसको कहते हैं हम मोनोमर, हम उसको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। आपने लिया एन टाइम्स, कितने लिया आपने, और इसका आपने पॉलीमराइजेशन किया, इसको हीट किया स्पेसिफिक कंडीशन में। वैसे आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आपने जिगलर नाटा कैटलिस्ट लिया, उसको हीट किया एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए नेबरिंग मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से बनाएगा और सिलसिला चलता रहेगा। CH2 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 CH2, और ये एन टाइम। हाँ, अब उसके जो एंड रहेंगे, वो एंड्स पे कुछ टर्मिनल्स आते हैं। वो टर्मिनल कौन रहेंगे, या तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होते हैं, वो मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर कोई ना कोई इसका टर्मिनल रहेगा जो उसको लॉक करता है उस चेन को, लेकिन ये चेन बहुत बड़ी होती है। कितनी, एक एक पॉलीमर में कम से कम 10,000 मॉलिक्यूलर मास होता है। मतलब आप अंदाजा लगाओ, एक इथीन का सिर्फ 28 है, तो 10,000 वाला भी बनाता है वो, 10,000 जिसका मॉलिक्यूलर मास हो, मतलब लॉन्ग थिन फिलामेंट तैयार करता है वो, ठीक है। तो हम पॉलीमर को ऐसे भी कह सकते हैं, दे आर दी थ्रेड लाइक लॉन्ग थिन फिलामेंट्स। ये लॉन्ग थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो इससे यहां पर जो एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बिग मॉलिक्यूल तैयार हुआ है यहां पर, बिग मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, इट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो इसको यहां पर डिफाइन कैसे करते हैं, when number of monomers, when number of monomers, number of monomers join together with the help of covalent bond, with the help of covalent bond to form a big molecular weight compound, a big molecular mass compound is called polymer. And this phenomena
is called polymerization. Polymerization. When number of monomers join together with the help of covalent bond to form a big molecular mass compound, it is called polymer, and this phenomena is called पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, ये इथीन मोनोमर है जिससे एक पॉलीमर बना है जिसको हम बोलते हैं पॉलीथीन, यानी पॉली इथीन से बना ये पॉलीथीन। पॉलीथीन प्लास्टिक जो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीथीन मतलब ये पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ इथीन, ये इथीन का पॉलीमर है। वैसे प्रोपीन का भी बनता है पॉलीप्रोपिलीन, वैसे विनाइल क्लोराइड का बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पता है ना आपको? हाँ, पीवीसी आता है फाइबर, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीमर का ये हो गया इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन। नाउ क्लासिफिकेशन। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं सब लोग जरा ध्यान से। पॉलीमर्स को डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग वेज में। जैसे पॉलीमर्स वही आएंगे लेकिन उनका क्लासिफिकेशन का तरीका अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्लासिफिकेशन है यहां पर मेल्स फीमेल्स, बाइफर्गेशन किया है, लेकिन आप जब एग्जाम देंगे तो यही स्टूडेंट्स रहेंगे लेकिन क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से रहेगा, सरनेम के अकॉर्डिंग, सीट नंबर के अकॉर्डिंग। समझा आपको? तो वैसे अलग अलग वे में क्लासिफाई किया जा सकता है सेम स्टूडेंट्स को। वैसे ही पॉलीमर्स वही रहेंगे लेकिन उनका वे ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग है। तो इसमें यहां पर जो डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया है उसमें पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से वो मिलता है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप: नेचुरल, सेमी सिंथेटिक and true synthetic. Okay, natural, semi synthetic and true synthetic. Natural polymers are classified into 2 groups: animal polymers and vegetable polymers. वेजिटेबल पॉलीमर्स को प्लांट पॉलीमर्स भी कहते हैं, प्लांट पॉलीमर्स। ओके, नजर आ रहा है यहां तक? नो प्रॉब्लम, ओके। एनिमल पॉलीमर में आप जानते हैं वूल कहां से मिलता है? शीप। सिल्क, सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा जो आता है, ओके। ये एनिमल पॉलीमर हो गए, एनिमल से मिलने वाले पॉलीमर। वूल शिप से मिलता है, स्वेटर्स बनते हैं उसके, वो भी थ्रेड लाइक है ना, तो नेचुरल पॉलीमर है। इनको कहा जाता है पॉलीअमाइड्स। क्या बोलते हैं इनको? क्यों बोलते हैं इनको पॉलीअमाइड्स? प्रोटीन है ना, केराटिन देखा ना हमने अभी बायोमोलिक्यूल्स में। ये क्या है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स कैसे बने? अमाइनो एसिड से, इसलिए इनको बोलते हैं पॉलीअमाइड्स। क्या बोलते हैं इनको? वेजिटेबल पॉलीमर्स। वेजिटेबल पॉलीमर्स में आपने देखा है कॉटन, खेती होती है ना इसकी, कॉटन की, कॉटन। जूट, जूट देखा आपने? जूट, हाँ, आजकल इसके वो बन रहे वेस्टकोट वगैरह, जूट। कॉटन है, जूट है, लेनिन है, लेनिन, लेनिन का कपड़ा आता है ना, लेनिन, हाँ। हेम्प होता है, हेम्प। इन सब की खेती होती है अलग अलग, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सब कॉटन की तरह मिलते हैं, जिस तरह कॉटन की खेती होती है ना, कपास, पता है ना आपको। तो ये सब प्लांट पॉलीमर्स है। इनको कहा गया पॉलीअमाइड्स। इनको क्या बोलते हैं? वेजिटेबल या प्लांट पॉलीमर्स को पॉलीसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं इनको?
पॉलीसेकेराइड्स बराबर है ना। अरे भाई पॉलीसेकेराइड्स अपने पढ़ा ना आपने। सेल्यूलोज क्या है, पेड़, पॉलीसेकेराइड है ना, देखा ना हमने, स्टार्च, सेल्यूलोज। तो ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और ये पॉलीअमाइड होते हैं। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक को रीजनरेटेड भी कहा जाता है, रीजनरेटेड पॉलीमर्स। रीजनरेटेड पॉलीमर्स मींस व्हाट, नेचुरल पॉलीमर लेने का जिनका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता है, जल्दी फट जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो थ्रेड रहता है उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं कॉटन वगैरह। लेकिन उसमें अगर एसिड गिर जाए, डाइल्यूट एसिड, अल्कली वगैरह, तो जल्दी ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर उसमें हम ऐड करते हैं कुछ केमिकल जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो उनको कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स या रीजनरेटेड पॉलीमर्स, जो नेचुरली मिलते हैं। पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। व्हाट आर सेमी सिंथेटिक? These are the polymer prepared by the action of chemical on natural polymer. नेचुरल पॉलीमर पर केमिकल डालकर, सुटेबल केमिकल डालकर नया पॉलीमर तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। इसका फेमस एग्जांपल है क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, एसीटेट रेयन, एसीटेट रेयन, विस्कस रेयन, ये इसके एग्जांपल्स है सेमी सिंथेटिक। नाउ ट्रू सिंथेटिक, ट्रू सिंथेटिक क्या होते हैं? ट्रू सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब होता है दीज आर द पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन फ्रॉम सिंपल केमिकल्स। सिंपल केमिकल लेकर, नेचर से कुछ भी नहीं लिया है, सिंपल केमिकल्स लेकर उनका रिएक्शन किया, वो रिएक्शन करके पॉलीमर तैयार किया लैब में, वो बन गया ट्रू सिंथेटिक पॉलीमर। ये इथीन केमिकल है ना, उसका पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाया, पॉलीथीन, तो ये हो गया ट्रू सिंथेटिक। समझा आपको? विदाउट यूजिंग नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर यूज किए बिना, तो पॉलीथीन एग्जाम्पल हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, बहुत सारे आएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब ट्रू सिंथेटिक पॉलीमर्स है। क्या ये? ट्रू सिंथेटिक पॉलीमर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम यहां बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, यहां तक और बस। ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन, ये था क्लासिफिकेशन नंबर 1, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के कहां से मिलता है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड ट्रू सिंथेटिक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इसको जरा ध्यान से देखिए आप। लीनियर पॉलीमर्स, branched polymers, and third one is cross-link या जिसको बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर्स, क्रॉसलिंक या नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स दे डोंट हैव ब्रांच, जस्ट लाइक पॉलीथीन। दिखा आपको? तो पॉलीथीन को आप देखेंगे तो ये ऐसे होता है, CH2 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 CH2, लीनियर चेन है। समझा आपको? लीनियर चेन है, ओके, स्ट्रेट चेन है, एक थ्रेड उसमें कोई ब्रांच नहीं, दूसरा थ्रेड उसमें कोई ब्रांच नहीं, पूरे लीनियर होते हैं, ठीक है। ओके, एग्जांपल है पॉलीथीन, ब्रांच चेन पॉलीमर, इसमें लीनियर चेन होगी और अचानक बीच में आएगा ब्रांच। समझा आपको? दे आर कॉल्ड ब्रांच चेन पॉलीमर। जैसे पॉलीप्रोपीन,
CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर कौन है CH3। ये भी ब्रांच है। एक है, पॉलीथीन में दो होते हैं, पॉलीथीन में दो है, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये लीनियर होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर होता है। और एक होता है LDPE, ये आगे आएगा, मैकेनिज्म में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें स्ट्रेट ब्रांच नहीं, इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लीनियर चेन नहीं होता है, बीच में ब्रांचेस रहते हैं। वो कैसे, हम मैकेनिज्म में देखेंगे। क्रॉस लिंक और नेटवर्क, ये ऐसे होता है, लीनियर चेन्स आर कनेक्टेड विद बॉन्ड्स जस्ट लाइक अ नेट। समझा आपको, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसका, जिसका एग्जाम्पल है वॉल्केनाइज्ड रबर। इनके स्ट्रक्चर भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये डाइसल्फाइड लिंकेज से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये डाइसल्फाइड लिंकेज मतलब ये एक लीनियर चेन है, ये दूसरा लीनियर चेन है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, डाइसल्फाइड SS। सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इधर भी डाइसल्फाइड, इधर एक और एक चेन आएगा, इधर डाइसल्फाइड, इधर एक चेन आएगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। ये भी प्रिपरेशन आपको है, मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको हम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पर। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो पॉलीमर को आपने टेंशन दिया, खींचा, तो उसका स्ट्रेंथ कितना है वहां पर अपने को पता चलेगा। समझा आपको। उसमें 4 ग्रुप है। पहला है इलास्टोमर, इलास्टोमर। दूसरा है फाइबर। तीसरा है थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट। चौथा है थर्मोसेट, थर्मोसेट। तो ये क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है इलास्टोमर। ये कैसे होता है मैं आगे जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे मैं आपको बताऊंगा। इसका एग्जांपल है नायलॉन, नायलॉन। ओके, ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो इलास्टोमर्स होते हैं इसमें इलास्टिक नेचर होता है। इसमें लीनियर चेन तो होता है, लीनियर एलिमेंट्स का कार्बन कार्बन चेन होगा। बिसाइड दिस नेबरिंग क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। जैसे यहां पर NH ब्रांच है और इधर CO ब्रांच है, तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ब्रांचेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाएगा तो नजदीक आएगा ना, तो जो लीनियर चेन है ना वो श्रिंक हो जाता है। और जब आप उसको टेंशन देते हैं तो वो जो टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड बने वो ब्रेक होते हैं, इलास्टिक नेचर। लेकिन मेन लीनियर चेन टूटता नहीं है, और जब आप उसको छोड़ते हैं चट, और बराबर है कि नहीं है, तो वो जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए फिर से बनते हैं, तो वो वापस चला जाता है। समझा, इलास्टिक नेचर होता है, वो इलास्टोमर्स होते हैं। फाइबर्स, फाइबर्स ये स्पेशली उन पॉलीमर्स को बोलते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है, विच कैन बी वूवन और स्पन इनटू फैब्रिक, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे टेरिलीन है, टेरिकॉट सुना है ना आपने, टेरिकॉट। तो ये क्या में आते हैं, फाइबर में आते हैं। सो दीज आर दी पॉलीमर्स विच कैन बी वूवन, विन सकते हो उसको बुनना, और विच कैन बी वूवन और स्पन, स्पन उसके ऐसे कॉइलिंग कर सकते हैं आप इजीली, जिससे धागे बनते हैं, धागे बनते हैं तो कपड़े बनते हैं। समझा आपको। ये हो गए फाइबर्स। मैं आपको बताऊंगा, इसमें टेरिलीन एग्जांपल है। थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट दे आर लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस। थर्मोप्लास्ट क्या होते हैं, सॉरी, हाँ
दे आर नॉट टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इसको शॉर्ट में हम ऐसे बोलेंगे, दे आर नॉट टेम्परेचर रेजिस्टेंट। गर्म किया तो पिघलना शुरू हो जाता है, ये थर्मोप्लास्ट है। इसको आप हीट करना शुरू करेंगे, पिघल के गिरना शुरू हो जाएगा। बराबर है? जो पिघला हुआ है उसका शेप चेंज हो गया, फिर से आप उसको मेल्ट करके वापस से रीशेप कर सकते। सो दे कैन बी रीमोल्ड। जो थर्मोप्लास्ट होते हैं दे कैन बी रीमोल्ड। इसमें प्लास्टिक आएंगे, पॉलीथीन वगैरह आएंगे इसके अंदर। दे कैन बी रीमोल्ड, दे आर नॉट हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट। थर्मोसेट, ये टफ मटेरियल है। थर्मोसेट आर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, दे कैनॉट बी रीमोल्ड। इनको रीमोल्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट है, मैं आगे बताऊंगा आपको। बेकेलाइट, प्रेशर कुकर का हैंडल देखा आपने? प्रेशर कुकर का हैंडल कैसा मजबूत होता है, ब्लैक कलर का देखा आपने? हाँ, किसी के सर पे मारे तो सर खुल जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं है? तो वो बेकेलाइट, वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। आप उसको कितना भी हीट करो वो मेल्ट नहीं होता है, टूट जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं होता। और टूटने के बाद आप उसको रीमोल्ड करो, नहीं होता है। एक बार सेट हो गया, नो चेंज, उनको बोलते हैं थर्मोसेट। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन 3 अलग अलग वे में हमने किया है। एक छोटा और क्लासिफिकेशन आएगा लेकिन वो रिएक्शन से रिलेटेड है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझा आपको? चलिए इसका आप इमेज ले लीजिए।